वो हिस्टोरिक दिन जब भारत की पावन भूमि से चंद्रयान 3 ने चांद पर जाने की शुरुआत की थी, उड़ान भरी थी। उस दिन से लेकर आज दिन तक जोश वैसा ही है, हर दिल बेताब है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हमारा देश विश्व का पहला देश बन जाएगा। लैंडिंग तो एक शुरुआत है, आगे क्या होगा इस वीडियो के जरिए सब कुछ जाने मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। इस मिशन के बारे में 10 ऐसी बातें जिनके बारे में जानकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लें, हमारे देश के एक महान नेता ने श्री विक्रम साराभाई से कहा था कि हमारा एक गरीब देश है और हम स्पेस मिशन अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर विक्रम साराभाई ने जवाब देते हुए कहा था कि हमारा देश गरीब है और इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम चाहिए। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम श्री विक्रम साराभाई के शहर अहमदाबाद से हूँ और एक ऐसे विजनरी जिन्होंने पहले से ही ये दौर देख रखा था। आज ये सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में ये डबल हो जाएगा। रेयर एलिमेंट्स जैसे कि जिरकोनियम और स्कैंडियम चांद पर पाए जाते हैं। अगर उन तक हम पहुंच गए तो इमेजिन कर सकते हैं हमारा कल। ये सिर्फ एक झलक है जिसके लिए इसरो ने अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट मिशन में अपना कदम आगे बढ़ा है। हाँ, जिसके लिए 600 करोड़ से कुछ ज्यादा करोड़ लग गए हैं, लेकिन डिटेल में जानेंगे तो पता चलेगा वाकई चांद को अपना बनाने चले हैं हम। 14 जुलाई 2023 इस डेट को अपनी लाइफ की किताब में बुकमार्क कर लो। दोपहर के 2:35 सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान लॉन्च किया गया। लेकिन हम तो जानते हैं कि पूरी दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं। सिर्फ 11 ने सक्सेसफुल मून मिशन किया है और सिर्फ 3 यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना जो लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। तो फिर भारत क्या नया कर रहा है, इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। चंद्रयान 3 के बारे में स्पेशल क्या है? लैंडिंग लोकेशन। हम चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाले हैं और ये पहला देश बनने जा रहा है ये करने वाला, जहां अब तक कोई भी नहीं पहुंचा है। पहला ऐसा देश जो पृथ्वी के क्रिएशन और एवोल्यूशन की थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है। साइंटिस्ट के हिसाब से कहा जाता है कि मून के इस साउथ पोल, इस हिस्से में सबसे ज्यादा आइस के रूप में पानी मौजूद है। चांद और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ये पानी मौजूद है। चांद के आसपास जो अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल धरती की तरह। तो क्या चांद भी पृथ्वी का ही निकला हुआ हिस्सा है? पृथ्वी के इतिहास से जुड़ी बहुत बड़ी पहेलियां सुलझाई जा सकती हैं। इसलिए चंद्रयान 3 ये जो मिशन है हमारे लिए बहुत जरूरी। सोलर सिस्टम के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। और आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल। इस पूरे मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये कि हमें क्रैश लैंडिंग नहीं, सेफ लैंडिंग करना है, और जिसी को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। साथ ही पेलोड की अगर बात करें तो 2019 वाला जो पेलोड था कॉम्प्लेक्स था, जिसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों थे। 2023 वाले मिशन में पेलोड में लैंडर और रोवर ही हैं। 2019 में ऑर्बिटर ने अपना मिशन फिनिश कर लिया था, इसलिए ऑर्बिटर को इस बारी शामिल नहीं किया गया। तो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए क्या कठिनाइयां आ सकती हैं? मून की एक साइड ऐसी है जो अर्थ को दिखाई नहीं देती और लगभग 40% हिस्सा जो है ऐसा है जो पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। मून के साउथ पोल पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं और यहाँ तक सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुंचती। 24/7 अंधेरा रहता है। ये वो जगह है जहाँ कहते हैं कि रात के समय -230 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। कहा जाता है इतनी बड़ी बड़ी खाइयां हैं कि हिमालय भी समा जाए। टेम्परेचर बहुत ही ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होगा साउथ पोल में और लैंडर के साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा भी रह सकता है। तो कैसे की जाएगी ये लैंडिंग? क्योंकि थ्रस्टर्स जैसे ही लैंडिंग साइट पर लैंड करने की कोशिश में रहेंगे, मून के ऊपर जो लूज सॉइल मौजूद है वो सेंसर्स के अंदर घुसने की कोशिश करेगी और इससे तकनीकी खराबी का खतरा तो है ही। इसलिए लैंडर की स्पीड उसे लैंडिंग के टाइम पे कंट्रोल करना होगा, डी बूस्टिंग करना होगा। अब ये क्या है? यानी कि अंतरिक्ष यान की रफ्तार काफी कम कर दी जाती है ताकि चंद्रयान 2 मिशन की तरह जो गलती हमसे हुई थी वो लैंडर क्रैश न हो जाए। लैंडर में लगे इंजन से थ्रस्टर फायर किए जाते हैं जो कि अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं। लैंडिंग साइट को इंस्पेक्ट करके स्पीड को बहुत कम किया जाता है। तो क्या गलतियां हुई थी चंद्रयान 2 के वक्त और उन गलतियों से हम क्या सीखे हैं? इस बार ये मिशन फेल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिए गए हैं ताकि जब लैंड करे इम्पैक्ट को सरवाइव कर ले। इससे पहले के मिशन में इंजन इतना पावरफुल नहीं था,
और लैंड करने से पहले टाइम पर अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया, एग्जैक्ट स्पॉट से थोड़ा दूर जाके गिरा था। इंजन कैपेसिटी लैंडर की ये बढ़ा दी गई है। हमारा जो लॉन्च व्हीकल है इस बारी ज्यादा वजन उठा सकता है। 870 करोड़ का खर्चा था चंद्रयान 2 के वक्त, जो कि एवेंजर्स एंड गेम के कंपैरिजन में तो काफी कम है, लेकिन इस बार तो हम और ज्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं। वी बिकम ऑल द मोर कॉस्ट इफेक्टिव। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वेदर पैटर्न को और अच्छे से समझ पाएंगे हम। ये सक्सेसफुल रहा तो इससे भी ज्यादा हेवी पेलोड स्पेस में भेज पाएंगे। ये दुनिया को पता चल जाएगा भारत के बारे में। अब आते हैं इस पर कि एग्जैक्टली लैंडिंग के बाद होगा क्या। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप मून की सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट कर देगा। उसमें से अलग अलग वेव्स, तरंगे निकलेंगी। रोवर पर लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एनालाइज करेंगे उसे। साथ ही साउथ पोल पर जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसके बारे में पता चलेगा। लैंडर तब तक में मून का एटमॉस्फेयर, उसकी हवा इतनी पतली है और क्यों है, इसके बारे में, मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो कि चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ हल्का एटमॉस्फेयर है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक। एक बात कहनी पड़ेगी, प्रोपल्शन मॉड्यूल को भी कमाल का यूज में लिया गया है। शेप नामक एक चीज को भी इंस्टॉल किया गया है। अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हैं। और डिटैच होकर प्रोपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, यानी साउथ पोल पर भी मैसेजेस और डेटा इंटरप्शन ना हो, इसके लिए काम करना। रोवर और लैंडर से आया इंपॉर्टेंट डेटा इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना की ओर रिले करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हम जानते हैं कि इन सब के कारण हमें और देशों की सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा और हमारा डेटा सुरक्षित भी रहेगा। चंद्रयान 3 को साउथ पोल की डिफिकल्ट टेरेन पर अगर लैंड करवा पाते हैं तो क्या हम जानते हैं कि आगे चल के गगनयान के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। अगर ये लैंडर जो है वो 23 तारीख को शाम को 6:04 को लैंड नहीं हो पाता तो 23 अगस्त शाम के 6:04 हम लैंड करेंगे और साउथ पोल पर लैंड होने वाला दुनिया का पहला देश होगा भारत। लेकिन अगर ये किसी तकनीकी एरर से नहीं हो पाता है तो लंबा वेट करना होगा। मून पर एक 1 ल्यूनर डे इज इक्वल टू 14 डेज ऑन अर्थ। वहां का एक दिन हमारे 14 दिन। लैंडर पर जो मशीन्स हैं उन्हें सोलर पावर की जरूरत होती है, उसी से काम करते हैं। कुल मिलाकर देखने जाएं तो पूरे दुनिया की निगाहें हमारे सॉफ्ट लैंडिंग पर है, लेकिन असली कामयाबी क्या है जानते हैं? असली कामयाबी रोवर प्रज्ञान पर टिकी है, जो लैंडर के अंदर मौजूद है। लैंडर विक्रम चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सिर्फ 26 किलो का वजन है, यानी कि एक एवरेज 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जितना वजन है उसका। लेकिन क्या कमाल काम करता है। प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगी हुई है जो 50 वॉट तक की बिजली बना सकता है। देखा, हमारा रोवर भी आत्मनिर्भर है। इसमें नेविगेशनल कैमरा है, सेंसर है जो छोटी से छोटी जानकारी हम तक पहुंचाए और वहां की हर तस्वीर इसरो को मिलती रहेगी। एक मिनट, इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं आपको बता दूं कि रोवर को ही चीफ ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन जो रोवर है वो सिर्फ कैमरा मैन नहीं है, वो चलता फिरता ऑटोमेटिक साइंटिस्ट भी है जो रिसर्च भी करता रहेगा, सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचेगा। चांद पर पानी ही नहीं, दुर्लभ खनिजों को फाइंड आउट करने का काम। आप सोच रहे होंगे, जैसे कि मैं सोच रही थी, ये लैंडर अगर इतना करीब है तो चांद पर लैंड क्यों नहीं कर देते? जब तक चांद पर सूरज नहीं निकलेगा, लैंडर को इंतजार करना होगा। गरीबी के प्रॉब्लम को बाजू पे रख के हम चांद पर जाना चाहते हैं। ये तीसरी बार हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? ये सिर्फ स्पेस प्रोग्राम नहीं है, भारत का अर्थतंत्र भी सुधरेगा। अमेरिका से पहले यूएसएसआर ऑलरेडी चांद पर पहुंच चुका था। अपोलो 11 से भी 10 साल पहले लूना 2 की ये उपलब्धि थी। अगर हम भी इसमें जुड़ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोजेक्ट्स हमारी जेब में, और हेरा फेरी की भाषा में कहें तो पैसा ही पैसा होगा। अब हम वापस से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इसरो की सैटेलाइट्स ही हैं जो सारी इंफॉर्मेशन बटोर के हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को देती है, और चाइना जैसे देश हमारे देश में एंटर नहीं कर पाते, नहीं तो वो तो उस कोशिश में लगे ही होते हैं। सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइना की नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं। साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी एडवांस में हमें प्रिपेयर करने का मौका इन्हीं सैटेलाइट से तो मिलता है। और क्या हम जानते हैं कि इसरो जो है वो फॉरेन कंट्रीज के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता आया है। हम सिर्फ दान धर्म नहीं करते, उसके पैसे भी कमाते हैं।
28 देशों के लिए लगभग 230 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए हमने। गौर से सुने, स्पेस मल्टी मिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान 3 द्वारा चांद पर छुपे हुए रेयर मिनरल्स को भी हासिल किया जा सकता है। ये लोकेशन आने वाले मिशंस के लिए गाइडलाइन बन सकता है। पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी दुनिया के आगे रखने वाला पहला देश बन पाएगा भारत। भारत उभरती हुई इकोनॉमी है और स्पेस सेक्टर में इतना अच्छा कर रहा है, ये बात पाश्चात्य देशों को हजम कहां होगी। इनफैक्ट हमारे देश में रहने वाले कुछ लोगों को भी हजम नहीं हो रही है बात, और इससे फायदा सिर्फ भारत को नहीं होगा, आने वाली कल मानवता के लिए और बेहतर होगी। इसीलिए भारत ने उठाया है ये कदम। जय हिंद, जय भारत। लेट्स मूव टुवर्ड्स सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट।